चलेंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन अनुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत समझ रहे थे। अनुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत। तो ध्यान सुनो, बताओ कहां तक निकाल लिया था? चुंबकन तीव्रता निकाल ली थी अपन ने। ये आया था हाँ के ना? हाँ के ना? चलो अब अगली लाइन से लिखो। अब हम निम्न दो परिस्थितियों पर विचार करते हैं। अब हम निम्न दो परिस्थितियों पर विचार करते हैं। चलो अब बड़ा ध्यान देगा। केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट वही दो कंडीशन लेंगे। ये तो सिद्ध कर लिया आपने बेटा, क्यूरी ताप भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या लेंगे? एक्स के न्यून मानों के लिए, x के न्यून मानों के लिए बताओ x का मान क्या लिखते हैं? x बराबर क्या लिखते हैं अपन? म्यू बी अपॉन के टी। बताओ x का मान कम कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? कम। x का मान कम होगा और ताप क्या हो? उच्च। उच्च मतलब सामान्य ताप। तो क्या लिखेंगे? कम चुंबकीय क्षेत्र तथा सामान्य ताप पर। तो बताओ, ध्यान देना, बताओ m का मान क्या है? मतलब कम चुंबकीय क्षेत्र के लिए मतलब x का मान क्या मान लेते हैं? x से बहुत छोटा। x से क्या मान लेते हैं? छोटा। तो जब x का मान छोटा होता है 1 से, तो x का मान 1 से छोटा है, तो इस स्थिति में px का मान बेटा आपको j प्लस 1 अपॉन j 3j x। क्या हुआ? कौन सा वाला? कौन सा वाला? धुंधला दिख रहा हूं। तो बड़ा बाहर आके अंदर आ जाए, एक बार बाहर आके अंदर आ जाए। तो बताओ, बस ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। bx ब्रिलियन फलन का मान, जब x का मान 1 से बहुत छोटा हो तो ये याद रखना पड़ेगा बस। ठीक है, जैसे अपन ने वहां लिखा था x अपॉन 3,
पहले वाले में अपन ने Lx का मान x/3 लिखा था, बस यहाँ पर भी x/3 है, बस j+1/j और आ जाएगा, j+1/j और आ जाएगा, बस याद रखना है आपको, ठीक है। अब बताओ ये मान यहाँ रखूं तब m बराबर j g n म्याऊ b, bx का मान ये रख रहा हूं j+1/3j और x का मान क्या होता है m jgn म्याऊ b j+1/3j, x का मान क्या होता है म्याऊ b/kt, म्याऊ b/kt। अब बताओ b का मान भी रखूं, b बराबर क्या होता है म्यू नॉट h, तो बताओ m बराबर jgn म्याऊ b और j+1/3j म्यू नॉट h/kt। b का मान रख दिया, b बराबर क्या होता है म्यू नॉट h। अब बताओ h को इसके अपोन में ले आओ, m/h बराबर jgn म्याऊ b j+1/3j म्यू नॉट/kt। अब बताओ I/h क्या होता है काई चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और बेटा ये सब क्या है कांस्टेंट, क्या मान लेते हैं c/t, जो कि क्या है क्यूरी का नियम, ठीक है। तो बेटा वहां पर जो c का मान आ रहा था, वहां पर जो c का मान आ रहा था वो अलग था, यहाँ पर जो c का मान आ रहा है ये अलग है, ठीक है। तो उस वाले c से तो सिर्फ एक की व्याख्या हुई गैडोलिनियम सल्फेट, एक अनुचुंबकीय लवण था, इससे लगभग क्या सभी की व्याख्या हुई, ठीक है। तो इसको लिखो चले। अब बताओ इसके नीचे लिख लो जो कि क्यूरी का नियम है, जो कि क्यूरी का नियम है। एक चीज और देखो, ये देख लो। अब बेटा एक चीज और देख लो, यहाँ पर एक फॉर्मूला और देख लो। यहाँ पर बेटा ध्यान ऐसे भी कर सकते हो आप, जे से जे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान सुनना, जे से जे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो जी j+1 चलो इसको तो अभी कैंसिल मत करो, चलो यहाँ देखो g√j+1। कोई बच्चा जानता है इसको अपन क्या लिखते हैं, कोई जानता हो? हालांकि वो अपना आ चुका है, पर एक्स्ट्रा फॉर्मूला देख लो, अभी काम आएगा अगले टॉपिक में इसी से। बताओ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, j√j+1 देखा है आपने कहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, केमिस्ट्री में देखा हुआ इसको? देखा के नहीं? इसको बोलते बताओ पी फैक्ट। किससे दर्शाते हैं इसको? पी फैक्ट से, जिसको क्या बोलते हैं? प्रभावी बोर मैग्नेटॉन संख्या,
प्रभावी बोर मैग्नेट्रॉन संख्या। ठीक है, तो चाहो तो J+1 को J+1 को क्या लिख सकते हो, पी फैक्ट का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, मैं लिखना नहीं है, पर अभी तो आपको सीखे लिख लो साइड में। ये लिखो G√J+1 को क्या बोलते हैं, पी फैक्ट, प्रभावी बोर मैग्नेट्रॉन संख्या। लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बताओ, x के उच्च मानों के लिए, x का मान उच्च कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र उच्च और ताप क्या होगा, निम्न होगा। तो क्या लिखेंगे, उच्च चुंबकीय क्षेत्र और निम्न ताप पर। ठीक है, तो फिर वो वाली बात, इस स्थिति में bx का मान कितना होता है, x, ब्रिलियंट फलन का मान कितना, x, lx का मान वहां भी कितना था, एक ही था। ठीक है, तो एक रख देंगे, क्या देगा, JGN म्याऊ b, JGN म्याऊ b। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय संतृप्त अवस्था। ये और लिखो, तो अपन ने प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कर ली, अनुचुंबकत्व के लिए दो सिद्धांत है, चिरसम्मत सिद्धांत वो पढ़ लिया और क्वांटम सिद्धांत वो पढ़ लिया। ठीक है, अब इसमें एक और बचा है, लोह चुंबकत्व की व्याख्या या स्वचुंबकत्व की व्याख्या, वो और बचा हुआ है। ठीक है, पर बेटा उससे पहले एक एक्स्ट्रा मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के अनुसार हो गया ये, पर कभी कभी क्या करता है वो, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये जो टॉपिक है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के बेसिस पर तो फिजिक्स में उठा के वो क्वेश्चन पूछ डालता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको लिखाऊंगा, पर पहले आपसे पूछूंगा, कौन बच्चा बताएगा, लिख लो पहले, लिख लो, लिख लिया। चल, अब बेटा मुझे कौन बच्चा बताएगा कि कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। बताओ जल्दी। ये टॉपिक क्यों लिखा हूं बेटा, मैं आपको ये टॉपिक इसलिए लिखाऊंगा कि अपन ये चेक करेंगे कि जो अनुचुंबकत्व का जो क्वांटम सिद्धांत अपन ने पढ़ा है, क्वांटम सिद्धांत जो अपन ने निकाला, क्या ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करने में सक्षम रहा, या इसमें भी कुछ करेक्शन किया गया, या फिर ये सबकी व्याख्या करने में सफल रहा। तो उसको समझने के लिए ये टॉपिक अपन लिखेंगे। तो टॉपिक लिखने से पहले मुझे बताओ
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी बताओ। नियाद तो बोल देना, नियाद। अरे कुछ तो बोलो। ये सब बेटा मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, ये सब पढ़ के आए हो और मैं बोलूंगा शायद आपको याद भी आ जाए। उपकोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। दो में। पहला दुर्लभ मृदा समूह आयन, दुर्लभ मृदा समूह आयन। दूसरा लौह समूह क्या है? याद है, पढ़ा है? दुर्लभ और लौह। चलिए बताओ। नहीं पढ़ो। अरे क्या पढ़ा तुमने? केमिस्ट्री में क्या गोटियां खेलेगा तुमने? अरे केमिस्ट्री में क्या गोटियां खेलेगा तुमने? गोटियां। गोटियां खेली तुमने मतलब फिर चलेगा। अगर टॉपिक लिखो सब बच्चे। अगला टॉपिक लिखो सब बच्चे। अनुचुंबकत्व वाहकों की प्रकृति। अनुचुंबकत्व वाहकों की प्रकृति। अनुचुंबकत्व वाहकों की प्रकृति। इसमें लिखो बेटा पहले अनुचुंबकीय पदार्थों को अपूर्ण कोश के आधार पर, अपूर्ण कोश इनकम्प्लीट शेल, अपूर्ण कोश के आधार पर, अपूर्ण कोश के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले दोनों के नाम लिख लो। दुर्लभ मृदा आयन, दुर्लभ मृदा आयन, रेयर अर्थ आयंस, रेयर अर्थ आयोन्स। दुर्लभ मृदा आयन, रेयर अर्थ आयोन्स। दूसरा लौह समूह के आयन, आयरन ग्रुप आयन, लौह समूह आयन, आयरन ग्रुप आयोन्स। लिख लिया? अरे लिख लिया? चल वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा मुझे कौन बताएगा, अब मुझे कौन बताएगा दुर्लभ मृदा समूह के आयन या दुर्लभ समूह का आयन कौन कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं, जिनमें कौन सा कोश अपूर्ण रहता है?
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एस, अच्छा ड्यूब कोश, अच्छा सबको रिप्लाई करना है। बच्चे बच्चे का रिप्लाई चाहिए इसमें मेरे को, बच्चे बच्चे का। मैं भी देखूं तुम्हारा लेवल कहाँ तक है केमिस्ट्री में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बोल दो, एक नेक तो हो गए सरी। एसपीडीएफ सब बोल दो, एक नेक तो हो गए सरी। छोरियों का आंसर नहीं आ रहा है एक भी। तो बताओ दुर्लभ समूह के आयनों का एफ उपकोष अपूर्ण रहता है। एफ क्या रहता है? अपूर्ण रहता है। एफ रहता है अपूर्ण। मैंने आप क्वेश्चन भी कराए थे, याद हो, 3 क्वेश्चन कराए उसके ऊपर। एफ क्या रहता है? अपूर्ण रहता है। दुर्लभ मृदा समूह का आयन, याद रखना। एस पी डी हर कुछ ही क्या हुआ? धूल में लट चल गया हो तेरा, धूल में लट चल गया तेरा, तो ठीक है। तो बेटा एफ क्या रहता है? अपूर्ण रहता है। तो जिनमें एफ अपूर्ण रहता है वो क्या कहलाते हैं? दुर्लभ मृदा समूह का आयन कहलाते हैं। अब ध्यान सुनना बिल्कुल। तो बताओ जब इन दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के लिए पी इफेक्ट का मान निकाला गया, बताओ पी इफेक्ट क्या बताया मैंने आपको? पी इफेक्ट G√J+1। पी इफेक्ट का थ्योरेटिकल मान निकाला गया। अब कोई बच्चा पूछे सर पी इफेक्ट का थ्योरेटिकल मान कैसे निकालेंगे? तो पड़ेगी घुसेगी। कैसे पड़ेगी? घुसेगी। क्योंकि बेटा मैंने आपको ये सोल्व करवा रखा है। जी का मान आपको निकालना सिखा रखा है, परसों सिखाया था। जी का मान आपको सिखा रखा है, जे का मान भी आप निकाल सकते हो। तो जी जे निकाल लो, बताओ पी इफेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा? अरे पी इफेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है। तो बताओ पी इफेक्टिव का थ्योरेटिकल मान निकाला गया और दुर्लभ समूह के आयनों के लिए, मतलब अर्थ रेन आयंस के लिए प्रैक्टिकली मान निकाला गया। किसका? पी इफेक्टिव का। पी इफेक्टिव का एक प्रैक्टिकली वैल्यू निकाली गई, एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली गई। तो प्रैक्टिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से बिल्कुल क्या हो गई बेटा? मैच हो गई। क्या हो गई? बिल्कुल मैच हो गई। सिर्फ 2 आयंस को छोड़कर, सिर्फ 2 आयंस को छोड़कर बाकी सबके लिए इसके मान क्या थे? बिल्कुल सेम थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अणुचुंबकत्व का जो क्वांटम सिद्धांत है, अणुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के 2 आयनों को छोड़कर, ये बताऊंगा कौन कौन से 2 आयनों को छोड़कर बाकी सब की व्याख्या करने में क्या रहे? सफल रहे। क्या रहे? सफल रहे। ठीक है। तो जब वैज्ञानिकों ने पी इफेक्टिव का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ ग्राफ आलेखित किया, तो ग्राफ ऐसा आया, ऐसा। वो ग्राफ ऐसा आया, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो बेटा इसमें 2 ग्राफ हैं,
एक तो है गहरे चाप से और एक है बिंदुवत चाप से। गहरे चाप से और एक बिंदुवत चाप से दो ग्राफ हैं। SM+3 और ER+3। ठीक है, तो यहाँ दो ग्राफ है। एक तो है यहां से लेके यहां तक का बिंदुवत वाला ग्राफ। बिंदुवत वाला ग्राफ प्रैक्टिकली ग्राफ है, और एक गहरे चाप वाला ग्राफ है। गहरे चाप वाला ग्राफ सैद्धांतिक ग्राफ है, थ्योरेटिकल ग्राफ है। तो जब दोनों ग्राफ खींचे गए, कोई बच्चा के सर डॉट वाला चाप तो दिख ही ना रही हो, डॉट वाला चाप तो दिख ही ना रही हो, तो बबलू इसी के ऊपर है। गहरे चाप को और डॉट चाप को एक साथ बनाओगे तो सिर्फ क्या दिखेगा, गहरा चाप ही तो दिखेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल दोनों समान है, दो को छोड़कर। कौन कौन से, SM और ER। क्या नाम है इनके, क्या नाम है इनके? इन दोनों को छोड़कर बाकी सबके लिए क्या हुआ बेटा, मैच हो गए। समेरियम और यूरेपियम। तो लिखो लिखो, फर्स्ट नंबर लिखो दुर्लभ मृदा समूह के आयन। दुर्लभ मृदा समूह के आयन यूरोपियम। दुर्लभ मृदा समूह के आयन, इसमें लिखो सब बच्चे, दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के लिए, दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के लिए P फैक्टिव, ये पूरा फॉर्मूला लिखना, P फैक्टिव के, P फैक्टिव के सैद्धांतिक मान, P इफेक्टिव के सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान, सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान एक दूसरे से मेल खाते हैं, मेल खाते हैं। इस प्रकार अणुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत, इस प्रकार अणुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत, अणुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत, अणुचुंबकत्व का क्वांटम सिद्धांत दुर्लभ मृदा समूह के आयनों को, दुर्लभ मृदा समूह के आयनों को समझाने में सफल रहा। लिख लिया? अरे लिख लिया। अगली लाइन से लिखो, वो अगली लाइन से लिखो, अगली लिखो, जब दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के लिए, एक बार रिपीट कर दूंगा अभी, अगली लाइन से लिखो, जब दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के लिए P फैक्टिव, जब दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के लिए P इफेक्टिव के प्रायोगिक मान, P इफेक्टिव के प्रायोगिक मान ज्ञात किए गए और फिर प्रायोगिक मान व
व सैद्धांतिक मान के बीच, प्रायोगिक मान व सैद्धांतिक मान के बीच वक्र खींचा गया, वक्र खींचा गया जो चित्रानुसार प्राप्त होता है, जो चित्रानुसार प्राप्त होता है। सब बच्चे ये बनाओ, सब बच्चे ये बनाओ। अब एक लाइन लिखो इसके नीचे, या तो यूरोपियन और ऐसा समय। अब एक लाइन लिखो, उपरोक्त वक्र में सैद्धांतिक मानों को, उपरोक्त वक्र में सैद्धांतिक मानों को गहरे चाप से, सैद्धांतिक मानों को गहरे चाप से, जबकि प्रायोगिक मानों को बिंदुवत चाप से दर्शाया गया है, आगे लिखो, वक्र से स्पष्ट है कि यूरोपियम और समेरियम वक्र से स्पष्ट है कि, आगे लिखो, स्टार्टिंग से रिपीट करूं, लिखो, वक्र के नीचे से रिपीट कर रहा हूं। उपरोक्त वक्र में सैद्धांतिक मान को गहरे चाप से, सैद्धांतिक मान को गहरे चाप से व प्रायोगिक मान को बिंदुवत चाप से दर्शाया गया है। उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि यूरोपियम और समेरियम को छोड़कर EU है बेटा, ये EU करो, ER नहीं है, EU है वो, EU+3, ER तो इर्बियम होता है, ER तो, इसको EU करो, को छोड़कर अन्य दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के लिए, अन्य दुर्लभ मृदा समूह के आयनों के लिए प्रायोगिक व सैद्धांतिक मान समान होते हैं, प्रायोगिक व सैद्धांतिक मान समान होते हैं। चलें, अब सेकंड नंबर लिखो, लौह समूह के आयन, लौह समूह आयन, आयरन ग्रुप आयोन्स, लौह समूह का आयन। अब मुझे कौन बताएगा कि आयरन ग्रुप आयोन के लिए कौन इनकम्प्लीट होता है, SPDF। अच्छा, सबको रिप्लाई करना है, बालक हो या बालिका सबको रिप्लाई करना है, बालक हो या बालिका सबको रिप्लाई करना है।
अच्छा, अब सब डी कह रहे हैं, मतलब ये याद है तुम्हें। अब एस कोई नहीं कहेगा, एस नहीं करेगा, तुम एस नहीं करेगा, एस। तो बताओ जिनका डी अपूर्ण होता है, डी अपूर्ण होता है, ठीक है, डी इनकम्प्लीट होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, लो समूह का है, क्या बोलते हैं, लो समूह का है। अब देखना समझने वाली बात तो यहाँ पर है, दुर्लभ में तो कुछ नहीं था, समझने वाली बात यहाँ पर है। तो बताओ जब 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 लो समूह के आयनों के लिए, जब लो समूह के आयनों के लिए पी फैक्टिव का मान इस सूत्र से निकाला गया, पी फैक्टिव का मान इस सूत्र से निकाला गया। भाई प्रैक्टिकली मान तो अपने पास है, प्रैक्टिकली मान तो अपने पास है, अपन चेक कर रहे हैं प्रैक्टिकल मान और थ्योरेटिकल मान मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसके लिए तो प्रैक्टिकल मान अपने पास थे और थ्योरेटिकल मान अपन ने इससे निकाल लिए, दोनों मैच हो गए, दो को छोड़कर, तो मतलब व्याख्या हो गई सबको, दो को नगण्य मान के छोड़ दो, ठीक है। अब लो समूह की बात करते हैं, तो जब लो समूह के लिए पी फैक्टिव का मान निकाला गया थ्योरेटिकल, तो ये जो थ्योरेटिकल मान जब इससे निकाला गया तो वो प्रैक्टिकली मानों से मैच नहीं हुए, मैच नहीं हुए, मेल ही नहीं खाए। फिर इस सूत्र से मान निकाला गया। पहले मुझे बता, दोनों सूत्र सेम है या अलग अलग है, दोनों सूत्र सेम है या अलग अलग, देखो अरे सेम है क्या अलग अलग है, जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में लिखो। बालिकाएं एक भी नहीं लिख रही है, अगली कक्षा से इन्हें वेटिंग रूम में भेज दिया जाएगा, वेट करते रहो, वरना बोलो, बोलने की रखी है, क्लियर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बटा आके खोल के देख, दिख जाएगा, जल्दी बताओ भाई। सेम दिख रहा है तुम्हें, सेम है दोनों सूत्र, सेम है।